नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। बिहार चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है छठ पूजा होने के बाद। छठ पूजा में लोग व्यस्त थे तो थोड़ा ठंडा माहौल लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर सभी बड़े-बड़े नेता अब कूद पड़े हैं प्रचार के लिए और उसमें से सबसे पहले नाम लेना पड़ेगा, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव प्रचार बिहार में एनडीए के लिए कितना असर करेगा, ये तो बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएँगे। लेकिन उसके पहले अभी दिख रहा है कि लोगों को आकर्षित करने का जो उनका तरीका है, वो दिखता है। आज पर्टिकुलरली इसी बात पे चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि पंकज जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। सर, आपका स्वागत है सर। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी नमस्कार। यस सर। योगी जी, सर पर्टिकुलरली एक प्लेस की मैं अभी बात करती हूँ शुरुआत में, रघुनाथपुर में उन्होंने जो प्रचार शुरू किया या प्रचार किया, वो दिखाता है कि किस तरह से ये जो एनडीए का गठबंधन है वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि रघुनाथपुर में बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहां से ओसामा उन्होंने अपना नामांकन जो है वो किया है। तो सर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार के जो चुनाव हैं इस समय बड़े महत्वपूर्ण दिशा की तरफ जा रहे हैं और इस समय जो भी अलग-अलग पार्टियों के जो नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो अपने बातें जनता के मध्य में रख रहे हैं और जो भी उनके चुनावी मुद्दे हैं या उनके घोषणा पत्र हैं, उसको बखूबी जनता को समझा रहे हैं और किस तरह से आगे जाकर वो किस तरह से एक अच्छा सरकार बनाकर और किस तरह से वो जनता के बीच में जाके सेवा करेंगे, इस बात को वो समझा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं और यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण एवं छोटे कार्यकर्तागण, बूथ लेवल के कार्यकर्तागण, सभी लोग अपनी-अपनी तरह से इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो रहे हैं। और जो भी लोग अगर इधर-उधर उन चुनाव की तिथियों के दिन इधर-उधर रहते हैं, तो उनको प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव वाले दिन उनको लाया जाए और लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल किया जाए। इसके लिए वहाँ का प्रशासन, शासन सभी लोग संलिप्त हैं। अब इसमें जो कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी के मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं, वो भी एक स्टार प्रचारक के तौर पर वहाँ पर गए हैं और वहाँ का सभी जो भी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, वो ये प्रयास में लगे रहते हैं कि कैसे भी हमारी विधानसभा में आकर और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार रैली कर जाएँ। यस। उनकी जो जो एक प्रभावी भूमिका इस समय बिहार के चुनाव में देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो भी जनता वहाँ पर कीचड़ हो रही है, लेकिन फिर भी उन्हें सुनने जा रहे हैं। तो ये हम्म। ऐसा जो ये माहौल देखने को मिल रहा है, तो ये एक अद्भुत नज़ारा है और ये उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी नैतिकता, उनकी शासन में स्थापित उनकी स्पष्ट विचारधारा और अपराध और अपराधियों से लड़ने की जो उनकी क्षमता और इसको वो बखूबी वहाँ पर कहते भी हैं और उन्होंने भी कहा भी है, क्योंकि बिहार एक लंबे समय से अपराधीकरण के दौर से गुजरा है। यस। चाहे वहाँ पे नक्सलवाद का आंदोलन हो, उसको भी जातीय आधार पे बाद में सपोर्ट मिलने लगा, तो चाहे नक्सलवाद हो, चाहे वहाँ की जातीय समीकरण से जुड़े अपराध हों, चाहे भ्रष्टाचार के वहाँ, क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार के इतने लंबे आरोप लगे कि उनमें अभी भी सीबीआई की जाँच वगैरह चल रही है। तो इन सभी को लेकर बिहार के लोगों को जिस तरह से पलायन करने पे मजबूर होना पड़ा और उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर अपनी अपनी सुरक्षा की अपनी सुरक्षा अपनी जान की सुरक्षा के कारण दूसरे राज्यों में जाना पड़ा, क्योंकि एक ये कह दिया जाता है बड़ी आसानी से कि बिहारी जाते हैं दूसरे राज्यों में काम के लिए, लेकिन उनके स्वयं के राज्य में जब सुरक्षा का वातावरण नहीं मिला, अपराधीकरण इतना बढ़ गया, तो जिसके कारण और उसकी कोई चर्चा मेन मीडिया स्ट्रीम में भी नहीं हुई, क्योंकि वो वामपंथ कहीं न कहीं उस विचारधारा से वहाँ पे जुड़ा हुआ मुद्दा बन के रह गया। यस। तो इन इन सभी मुद्दों को उठाते हुए, क्योंकि इन सभी चीज़ों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि हम अपराधियों को किसी भी रूप में पनपने नहीं देंगे। राइट।
और यही यही बात सुनने के लिए वहाँ के जन सामान्य में जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ी अच्छी वो है। और वहाँ हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर एक जो भी सरकार बने वहाँ पे बहुमत की सरकार हो, और एक मजबूत सरकार वहाँ पर उस प्रदेश में रहे, तो मजबूती से वहाँ पे अच्छे फैसले लिए जा सकते यस सर। सर दूसरी बात ये है कि सर जैसे कि योगी जी की बात करते हैं, उन्होंने वहाँ पे जनसभा को संबोधित करते हुए एक कहा कि अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो ये एक तरह से फिर से एक नारा बनकर उभर सकता है, जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, लाल सलाम के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, इसके पीछे अ, उनकी वही अपराधीकरण के दौर को उन्होंने रेखांकित करते हुए उन्होंने ये नारा दिया। हो सकता है कई बार ये चीज़ें चर्चा में नहीं आ पाती हैं। जिस प्रकार कश्मीरी हिंदुओं की चर्चा फिर भी एक तरह से मीडिया में कहीं न कहीं प्रश्न के रूप में आके खड़ी हो जाती है कि कौन लोग थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज भी। उसमें हम ये दोष दे भी देते हैं कि पाकिस्तानियों ने यहाँ आकर इस तरह की विचारधारा को फैलाया, उसको पनपाया और उसके कारण इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन बिहार में जो अपराधीकरण हुआ या बिहार में जिस तरह से, और उसको एक राजनीतिक पार्टियों से जो जोड़ दिया गया, क्योंकि जब जब जो नक्सलवाड़ी का जो मुद्दा था, जब नक्सलवाड़ी का आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ और उसके बाद वो बिहार में जिस तरह से उसको फैला, और उस वादी आंदोलन में जो भी अलग-अलग जो भी दल थे, और वो एक बाद में जाके अलग-अलग जातियों के जो है ग्रुप्स के रूप में एक्टिवेट हो गए। और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी जो थे बिहार के, उन्होंने एक तरह से कहीं न कहीं अपनी आँखें बंद करके रखी और उन जातीय संघर्षों को पनपने में एक तरह से उसमें अपनी आँखें बंद करके रखी और उनको पनपने दिया। तो उसके कारण वहाँ पर कई कई भूमाफिया और कई अपराधी तत्व जो है वो खुलकर मतलब प्रशासन को और शासन को अपनी इशारों से चलाने लगे। क्योंकि हुँ। पूर्व मुख्यमंत्री जी वहाँ के डीजीपी तक को मुंशी कह दिया करते थे, और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर कभी अपनी हलक से मतलब उनकी ये हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बात वो अपनी भूमिका को निभा सकें। और डीएम और एसएसपी तो बिना दल विशेष की इनकी कोई बात तक अपनी रख नहीं पाते थे। तो ये सारी चीजें इस तरह से हैं। तो अगर उसके बाद इस लाल सलाम का जो नारा है, वो यही माननीय मुख्यमंत्री जी की विचारधारा को बताता है कि अगर राम का नाम उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने, तो राम सबके हैं। राम सभी वर्गों के हैं, सभी समाज के हैं, भारत की सभ्यता का विचार है और उसमें हर किसी के लिए स्थान है। तो जय श्री राम का जो नारा है वो एक एक करुणा का, दया का, परोपकार का, इन और सभी से के साथ आत्मीयता का ये नारा है, और इसके साथ सभी के लिए प्रेम जगाने वाला नारा है। और लाल सलाम तो एक संघर्ष का नारा है कि किसी भी तरह से आप संघर्ष करो। तो संघर्ष में आप किससे संघर्ष करना चाहते हैं? अपने ही भारत के लोगों से करना चाहते हैं, तो उसमें आप पहले उन्हें अमीरी गरीबी के रूप में रेखांकित करते हैं। अगर कोई अमीर है भारत में तो ये कोई उसका गुनाह थोड़ी है। अगर उनके पूर्वजों ने मेहनत की है, उनके पूर्वजों के पास अपने नैतिकता और अनुशासन जीवन अगर उन्होंने जिया है, और उसके बाद कहीं जाके उन्होंने 2 पैसा अपनी मेहनत से बटोरा है और उसको कहीं गलत चीज़ों में खराब नहीं किया है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए या व्यापार को जानते बूझते हुए या पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में जाकर अगर कहीं किसी पे कोई धन आया है, तो वो उसकी बुद्धि का या स्वयं की मेहनत का प्रताप है। उसमें आप केवल ये कह देना ये अमीर है, और आप दूसरे लोगों को ये कह के उकसाते रहो कि नहीं नहीं इन्होंने आपका हक मार लिया, तो ये हक मारना और ये सारी चीजें एक दूसरे के लिए संघर्ष की जो चीजें हैं ये ठीक नहीं है। अपनी हमेशा बड़ी लाइन खींचनी चाहिए। और आज पूरे देश भर में या पूरे विश्व में ये कम्युनिस्ट आंदोलन क्यों फेल हुआ? इसीलिए कि आप कब तक दूसरों से संघर्ष कराते रहोगे, एक दूसरे से कब तक झगड़ा करना सिखाते रहोगे। हुँ। जो भी चीजें हैं उन्हीं का बेहतर ढंग से किस तरह से उपयोग हो और किस तरह से आगे चल के, क्योंकि आप लोगों को कर्मशील बनाओगे। भारत में भगवान कृष्ण कह गए हैं आप कर्मशील बनिए। ठीक है, तो अगर आप कर्म करेंगे और उसको किस तरह से
लेकिन जो लोग वहां सत्ता में बैठे हैं, लाल सलाम का नारा लेके भी बैठे, तो वो भी एक दूसरे, वो भी भ्रष्टाचार के ही उपासक बन गए। उन्होंने उस तरह से जनता का कल्याण तो किया नहीं। जिन लोगों को ग्राउंड वर्कर के तौर पर, कॉमरेड के तौर पर इन्होंने काम पे लगाया, वो बंदूक उठाकर एक दूसरे को किलिंग में लग गए। तो भारत तो कहीं ना कहीं जो आज उन लोगों को भी, वो भी मुख्य धारा से लौट रहे हैं, और उसमें उसमें वो प्रयास कर रहे हैं कि अन्य कॉमरेड भी संघर्ष के इससे अलग हटें, क्योंकि आज परिस्थितियां बदल गई हैं। उनके बार बार बयान आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिकल लोग हैं, आज वो कहीं ना कहीं विकास की राह पर बढ़ना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, माननीय गृह मंत्री जी का विजन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब योगी जी के वो देखते हैं कि किस तरह से अपराधियों का उन्होंने जो जो उनके बड़े बड़े महलों का जिस तरह से वो ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, बुलडोजर बाबा के रूप में जिस तरह से वो आज उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। क्योंकि पहले कई बार लगता था कि अगर हम संघर्ष करेंगे, अगर कुछ लूटपाट करेंगे, तो जरूर हम अपनी जो है इस तरह से संपत्तियां बना लेंगे, और उससे लेके अपना पूरा जीवन अच्छे से काटेंगे। लेकिन आज जब उन्हें देखने को मिल रहा है कि ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आज हमारे देश में हैं, तो हमें भी इसको छोड़कर और कहीं ना कहीं अच्छे कामों में लगना चाहिए। और अगर अभी ये तो बड़े दिल की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस बात को बखूबी सामंजस्य के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका चाहे नॉर्थ ईस्ट का राज्य हो, चाहे छत्तीसगढ़, बिहार, क्योंकि अब ये मुख्यतः केवल 4-5 जिलों की समस्या रह गया है पूरे देश में। बाकी चीजें तो यस, अब इस समय ये लाल सलाम या जो जो भी एक्सट्रीम विचारधारा है, वो खत्म हो ही चुकी है। यस। बिल्कुल, वो दिखता भी है सर। अभी हाल ही में काफ़ी सारे नक्सलिस्ट ने सरेंडर भी किया है। सर, और एक बात है कि बिहार में ज़्यादातर सर जातिवाद को लेके राजनीति होती है। जैसे आरजेडी जो है एमवाय कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है। तो इस सारे माहौल में योगी आदित्यनाथ जी का ये जो नारा है कि, या फिर उनकी जो विचारधारा है, वो कितनी सफल हो पाएगी सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि वो गरीबों के साथ हैं, और कोई भी गरीब व्यक्ति है, उसका किसी भी तरह से वो हक को छीनने नहीं देंगे। चाहे उसके लिए अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी किसी भी रूप में जिम्मेदार है, तो वो उस पर भी नकेल कसेंगे, या अपराधी भूमाफिया या अपराधी या माफिया जो भी लोग हैं, अगर वो किसी भी तरह से किसी हैं, तो वो उस रूप में उनके उनके लिए जो भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए वो जाते हैं। कई बार कुछ लोग चाहे उसके लिए अलग-अलग आड़ में, या कभी संविधान की दुहाई की आड़ में, या कभी माननीय कोर्ट के किसी नियमों का उदाहरण देते हुए उसकी कोई दुहाई दें, या किसी भी रूप में अलग-अलग विचारधाराओं के रूप में कहें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट ये मानना है कि कहीं भी किसी भी गरीब का अहित नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम जो भी शासन के लाभ हैं, वो जन सामान्य तक पहुंचे। और उसके लिए बीच में अगर कहीं कोई भी अपराधी व्यक्ति उस चीज का फायदा उठाता है, नियमों की आड़ लेते हुए या किसी और आड़ लेते हुए, तो उसके जो नेक्सस है उसको ध्वस्त किया जाए। क्योंकि शासन और जनता के बीच में एक, जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, कि उसमें अधिकतम पारदर्शिता साबित हो, और आज के आईटी युग में उसका बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए जन सामान्य तक तो वो पहुंचाई जाए, और विचारधारा के रूप में या संघर्ष के रूप में। क्योंकि बिहार जातीय नरसंहार को कई वर्षों तक झेल चुका है, और उसके दंश से लगभग अभी अभी तक भी नहीं उभरा है, जिसके कारण यस, ये कई चीजें ये आती हैं, और हर हर चुनाव में देखने को मिलती हैं। पहले तो चुनावों में मतपेटियां लूटना, या और भी जो भी चीजें रहती थी, बिहार बिहार के ऊपर तो कई सारी मूवियां भी बनी हुई हैं। यस, तो और उसमें जो जो एक यथार्थ स्थिति होती है, उससे कहीं ना कहीं सभी को वहां पर गुजरना पड़ा है। तो इसी रूप में और अब जब हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पर बिहार में इस चीज को कहने गए हैं, तो वहां की जनता उसी वेलकम से, उनका जो स्वागत जिस तरह से कर रही है, एक भरोसा जो वहां की जनता में दिखाया जा रहा है,
क्योंकि चाहे उनका सीवान में चाहे वो गए हों, चाहे लालगंज में गए हों, हर जगह जहाँ भी उन्होंने रैली की, उन्होंने सभी छोड़ के प्रार्थना की है कि आप आप डबल इंजन की सरकार को इस प्रदेश में फिर से चाहिए, और जो विकास है, क्योंकि विरासत और विकास ये दो ही उनके मुख्य मुद्दे हैं कि हम किसी भी रूप में अपनी विरासत को ना छोड़ें, और उसके साथ साथ जो विकास है उस विकास के मुद्दे को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि सभी का विकास होगा, भारतीयों का विकास होगा तभी। अगर उसमें बिहार कहीं अगर पीछे छूट गया, क्योंकि विकसित भारत की बात जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और उसमें अगर कहीं बिहार पीछे रह गया, तो ये एक काफी इसके लिए दुख का विषय रहेगा। तो बिहार का विकास जो है वो जरूरी है, और यही इसी रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने वहां जाके ये रैलियां जो की हैं, उनमें यही बातें उन्होंने बोली। जी सर। सर, आप बात करते हैं राहुल गांधी जी की। सर, उनके बिना तो सर चर्चा खत्म नहीं होगी। राहुल गांधी जी जो रैली में गए और उन्होंने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, और साथ साथ छठ को भी उसमें उन्होंने वो शामिल कर लिया कि छठ एक नाटक है, और मोदी जी के लिए कहा कि वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, स्टेज पे आके भरतनाट्यम भी कर सकते हैं। तो सर, ये एक तरह से सेल्फ गोल हो गया और इसका नुकसान आरजेडी को हुआ। हाँ, इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि अब राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार में आ गए हैं, तो अब हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तो वो दरअसल राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं या तो क्यों मिस इन्फॉर्मेशन जो भी उनके कानों में किस तरह से वो आती है, या वो भारतीय समाज से किस तरह से वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उन जो भी मिस मैनेजमेंट उनकी टीम जिस तरह से कर पा रही है, तो उसी की वजह से वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो कहना तो अपने दिल से चाहते हैं, लेकिन वो बातें कुछ और निकलने लग जाती हैं, तो उसके कारण वो एक गंभीरता होती है वो निकल के नहीं आती। जैसे उन्होंने अपने बयान में कहा कि मोदी जी वोट के कारण आप उन्हें वोट दीजिए, वो नाचने लगेंगे। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जी के लिए कहना, किसी जबकि को आप भी जानते शौकीन। हैं कि प्रधान हाँ, कि ऐसी बातें किसी के लिए भी नहीं कहनी चाहिए, हुँ। और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी तो नीचे से मेहनत करते हुए ऊपर तक पहुंचे हैं, तो जिस आदमी का पूरा जीवन संघर्षों में निकल गया, तो वो चाहे क्योंकि पार्टी के अंदर के संघर्ष हों, चाहे समाज के संघर्ष हों, सभी जगह जब संघर्ष करते हुए आदमी नीचे से ऊपर पहुंचता है, तो उसके उसे पता होता है कि उसकी क्या अहमियत होती है। यस। राहुल गांधी जी की जो भी टीम है, मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा कि कम से कम कहीं ये भाषण देने जा रहे हो, तो कम से कम पहले थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा उन्हें अगर अच्छी तरह से उस क्षेत्र के बारे में या वहाँ के विचार के बारे में बताएं, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मजबूत अगर विपक्ष भी है देश के लिए, तो ये भी एक अच्छी भूमिका है। तो और राहुल गांधी जी तो हमारे स्टार कांग्रेस पार्टी के प्रचारक तो भी स्टार प्रचारक हैं, और और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं, तो वो अगर कोई अच्छी बात कहेंगे, और तो हम भी चाहते हैं वो अच्छी बातें कहें, हम भी सुनना चाहते हैं। यस। पर वो नहीं होता है, क्योंकि अभी भी ही इज सो कॉल्ड 55 इयर्स यंग मैन, सीख रहे हैं अभी भी। सो देखते हैं इस चुनाव के बाद कुछ अच्छा निकल कर आएगा। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज जैसे पड़ोसी राज्य में रहते हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार का, सही में सर विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जो विकास की राजनीति एनडीए करना चाहती है वो हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सभी से आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इस बार एनडीए की जो वहाँ पर सरकार आप लाएं, तो हम और अच्छा प्रशासन और शासन जो भी है उसको देंगे। कि कोई भी सरकार हो, हर समय एक सुधार की गुंजाइश रहती है, और आने वाले समय में जो जो पिछली भी जो भी सरकारें रही हों, तो उन्होंने जो किया है उससे आगे और अच्छा करें। और अगर एनडीए की सरकार आती है, तो क्योंकि एनडीए की सरकार में ना केवल राजनीतिक पार्टियों का एक दबदबा रहता है, और कहीं ना कहीं संघ के भी सभी आनुषंगिक संगठनों का भी एक दखल रहता है, और अपनी राजनीतिक स्वच्छता और नैतिकता के लिए सभी
सभी पदाधिकारी जाने जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनडीए की अगर सरकार आती है तो केवल वहाँ के जो राजनीतिक दल और उनके नेता हैं, उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। क्योंकि इन पर अंकुश रखने के लिए संघ अपने आप में एक स्पष्ट भूमिका निभाते हुए कार्य भी समाज के बीच में करता रहता है। तो अब अगर वहाँ पर एनडीए की सरकार आती है, तो निश्चित ही आगे जो भी कार्य वहाँ पर अधूरे रहे हैं, उन्हें महत्वपूर्ण दिशा में ले जाते हुए उन्हें पूरी तरह से करने का किया जाए बखूबी निभाया जाएगा। और अगर नीतीश कुमार जी फिर से, क्योंकि वही मुख्यमंत्री के इस समय चेहरे के रूप में हैं वहाँ, तो अ, आगे जो भी एनडीए के घटक दल वहाँ के जो भी हैं, सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हुए और अपनी मजबूत अगर सरकार बनाते हैं, तो वो एक उस राज्य के लिए एक अच्छा कदम होगा। यस सर, बिल्कुल। सर थैंक यू वेरी मच। आज फिर से आप जुड़े, लेकिन जाने से पहले हम यही कहेंगे कि रिज़ल्ट आएँगे तब पता चलेगा कि किसकी मेहनत रंग लाई, और साथ-साथ ये भी कहेंगे कि जनता को भी सोचना चाहिए कि किसको मत देना है या नहीं देना है। एक तरफ है एमवाय कॉम्बिनेशन, दूसरी तरफ है हमारे संस्कार, विरासत, संस्कृति, विकास, तो ये तो जनता तय करेगी। सर हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सर आपका बहुत धन्यवाद। वन्स अगेन थैंक यू। जय हिंद। जी, आपके माध्यम से भी मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आप अगर बिहार के हैं, तो आप अपने जो भी दिनांक है, उस दिन मतदान करने अवश्य जाएँ, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि अधिक अधिक मतदान करने से जिस भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं, उन पर प्रेशर कम पड़ता है। उन जो भी नकारात्मक चीज़ें, जो भी चुनाव के समय में करनी पड़ती हैं मजबूरीवश भी, वो प्रत्याशी ना कर सकें, क्योंकि उनका भी चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनका भी एक ज़मीर रहता है। लेकिन अगर कम मतदान होगा, तो उसके कारण उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, तो सभी अपने-अपने क्षेत्र में मतदान करने अवश्य जाएँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर। जय हिंद, वंदे मातरम।